वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। आज की इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम समझने वाले हैं आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में। जो आर्टिफिशियल सिस्टम था वो ईयरली से 300 BC से 7035 तक चला था। और इस सिस्टम के अंदर क्या होता था? So it is a system, it is a system of classification which used one or two morphological character for grouping of organisms. Some artificial system have used habit and habitat for this purpose. आर्टिफिशियल सिस्टम सबसे एंशिएंट टाइप का, सबसे पुराना टाइप, मतलब पुराना जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन करने का। और ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए थे बेसिकली प्लांट के लिए किए गए थे, बाद में से मतलब ऑर्गेनिज्म सभी ऑर्गेनिज्म के लिए स्टार्ट कर दिया गया। आर्टिफिशियल सिस्टम एक्चुअल में होता क्या था ये बात करते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या होता था, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते थे, आपको पता है कि ये टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि इसमें हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं। इस सिस्टम के अंदर पहले बात कर रहे सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? एक सेट ऑफ सीक्वेंस या इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम किसी चीज़ के बेसिस पे ये काम करते हैं, एक रूल में काम करते हैं, मतलब कंप्लीट मेथड में काम करते हैं, एक सिस्टम में काम हो जाता है उस तरीके से सिस्टम। तो क्या होता था जब हम क्लासिफिकेशन करते थे तो हम किस तरह के सिस्टम में काम करते थे? हम यूज करते थे वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब वर्ड आया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मीन्स होता है उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस पे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस पे, यानी कि उसके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके हाथ है, पैर है, मतलब बता रहा हूँ। जैसे प्लांट में बात करें तो प्लांट के पास हर्ब है, श्रब है, ट्री है कि क्या है, उसका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसकी कंप्लीट डिटेलिंग की जाती थी। और उसमें भी सिर्फ वन और टू कैरेक्टर उसके लिए जा सकते लिए, मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते टाइम पे, यानी कि इसमें दो से ज़्यादा कैरेक्टर को यूज़ नहीं किया जाता था मॉर्फोलॉजी। ऊपर से इसमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात ही नहीं की जाती थी, जब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता। कुछ जो आर्टिफिशियल सिस्टम थे उसमें क्या होता था कि वो उसके हैबिट, उसकी आदतें और हैबिटेट, मतलब किस तरीके के रीजन में वो रहता है, उसके बेसिस पे हमने क्या किया, आर्टिफिशियल सिस्टम को भी क्लासिफाई कर देते थे। तो जो इसमें साइंटिस्ट थे या फिर जो बॉटनिस्ट थे वो क्या करते थे, वो करते थे कि जो भी क्लासिफिकेशन करते थे उसमें एक या दो जैसे कैरेक्टर उठा लेते थे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे रिप्रोडक्टिव बिहेवियर हो गया, फिजिकल अपीयरेंस अभी बात की थी कि सिर्फ हमेशा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हैबिटेट की बात कर ली, नंबर ऑफ स्टेम बात की। तो ये पर्टिकुलर एक से दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उठाते थे और उसके बारे में स्टडी करके बता देते थे, उस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर देते थे, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते थे। जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम में जो आर्टिफिशियल सिस्टम में जो सिस्टम था फर्स्ट था वो वेदास था, जो कि एंशिएंट टाइम से 200 BC तक चला था। और उसके बाद थियोक्रेटस का 370 से 285 BC तक चला। जो थियोक्रेटस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेदास ने किस बेसिस पे किस कैरेक्टर बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था? तो उन्होंने किया था रिलीजियस इंपॉर्टेंस, मेडिसिनल प्लांट, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एक्सेट्रा के बेसिस पे उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था आर्टिफिशियल सिस्टम में। जो थियोक्रेटस था उन्होंने क्या किया, साइज एंड लाइफ टाइम। ठीक है, अब आपको पता है साइज एंड लाइफ टाइम में उन्होंने क्या किया था, प्लांट को 3 भाग में डिवाइड कर दिया, हर्ब, श्रब्स और ट्री। हर्ब छोटे पौधे, फिर उससे बड़े, और फिर ट्री तो आपको पता है पेड़ हो जाता है। ठीक है, इसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया था। उसके बाद हर्बलिस्ट आए थे जिन्होंने 60-70 AD तक किया था। उन्होंने मेडिसिनल वैल्यू पे किया था, मेडिसिनल वैल्यू के ऊपर से कैरेक्टर को मेडिसिनल वैल्यू कैरेक्टर के ऊपर डिफाइन किया। जैसे हमने क्या किया कि तुलसी का पौधा लिया, उसको उसके मेडिसिनल जो भी उसके इफेक्ट उसकी स्टडी करके क्लासीफाई उसे कर दिया। उसके बाद आए टून नेफर्ट जिन्होंने 6056 से 7008 AD तक किया, और उन्होंने किया फ्लावर और फ्रूट गिविंग राइस। मतलब उन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने देखा कि कौन से प्लांट फ्लावर दे रहे हैं और फ्रूट दे रहे हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। देन उसके बाद लीनियस किया है, उन्होंने क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियस और थियोक्रेटस का। लीनियस आया उन्होंने 1707 में और से लेकर 1778 AD तक उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम चलाया। उसमें क्या किया उन्होंने जो स्टडी की वो की उसके सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ प्लांट। ठीक है,
सेक्सुअल बिहेवियर के बेसिस पे, प्लांट के बेसिस पे उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम को क्लासिफाई किया। सेक्सुअल बिहेवियर में भी क्या मतलब नंबर कितने पेटल्स है, सेपल्स के लेंथ कितनी है उनकी, यूनियन ऑफ स्टेमन से कार्पल, कार्पल के यूनियन स्टेमन के बेसिस पे, स्टेमन और कार्पल्स के बेसिस पे जो यूनियन बनती है, जैसे आपको पता है कि फ्लावर में कार्पल्स होते हैं, स्टेमन होता है, सो उनके यूनियन के बेसिस पे उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि स्टेमन मेल का पार्ट होता है, कार्पल्स फीमेल पार्ट होता है, इसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो यहाँ उन्होंने सेक्सुअल बिहेवियर के बेसिस पे जो है प्लांट को क्लासिफाई किया था। बात करते हैं कुछ एडवांटेज के बारे में। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम था बहुत ही सिंपल था। क्यों सिंपल था भाई? सिंपल की बात इसलिए था क्योंकि इसमें ज़्यादा कैरेक्टर हमने नहीं लिए थे, सिर्फ एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बेसिस में हमने क्लासीफाई कर दिया था उस प्लांट को, और इसलिए इसमें ज़्यादा एडवांटेज ये था कि हमें बहुत ही सिंपल लगता था, बहुत ही कम टाइम में इसे हम बता सकते थे। मतलब एडवांटेज यही था कि सर बहुत कम टाइम में हम डिस्क्राइब कर सकते थे किसी ऑर्गेनिज्म को। सो नीड लेस इंफॉर्मेशन एंड टाइम, ठीक है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी, कम इन्फॉर्मेशन की हमें जरूरत रहती थी, क्योंकि हम एक या दो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं होती थी, और जब हम एक या दो पे कर रहे हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली टाइम बहुत कम ही लगता था इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमें क्लासीफाई करने में। पुअरली नॉन प्लांट कैन बी प्लेस्ड इजली, ठीक है। जिस प्लांट को हम बहुत कम जानते थे उसको हम कहीं भी प्लेस कर सकते थे, इसके बेसिस पे ये इसका एडवांटेज था। बहुत ही सिंपल सा एडवांटेज है। क्या क्या एडवांटेज है कि भाई सिंपल था, इजी था, क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा कैरेक्टर बेसिस पे स्टडी नहीं कर रहे थे, बहुत कम टाइम खाता था, और किसी भी प्लांट को हम क्लासीफाई कर सकते थे, ठीक है। अब ये जो है किसी पर्टिकुलर जो है कैरेक्टर पे फोकस करता है, फोकस ऑन प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये जो सिस्टम था उसकी प्रॉपर्टीज पर डायरेक्ट फोकस करता था, ठीक है ना। इस पर फाइलोजेनेटिक रिवोल्यूशन के बारे में स्टडी नहीं की जाती। अब इसके डिसएडवांटेज भी थे, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो अभी ज़रूरत थी उस टाइम पर, जिसके बेसिस पर हमें दिक्कत भी होने लगी थी। फर्स्ट था कैन नॉट क्लासीफाई ऑल प्लांट परफेक्टली। सभी प्लांट को जो क्या था परफेक्टली जो था क्लासीफाई नहीं कर पा रहे थे। क्यों? अब क्लासीफाई इसलिए नहीं कर पा रहे थे, आपको पता है बर्गर और पीपल क्लासीफाई इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो प्लांट हैं देखने में सेम होते हैं, बट उनकी जो स्पीसीज होती है अलग अलग होती है। अब इसमें क्या सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा जा रहा था तो पता चले कि पौधा देखने में सेम है बट ये अलग स्पीसीज है, ये अलग स्पीसीज है, तो इसमें क्लासिफिकेशन करते टाइम बहुत ही दिक्कत हो रही थी, और ये इसका डिसएडवांटेज था। लिटिल प्रिडिक्टिव वैल्यू, ठीक है। हम मतलब जो लिटिल प्रिडिक्टिव वैल्यू का मीन्स क्या है कि हम सही इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाते थे, ठीक है। आर्टिफिशियली सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज डू नॉट कोरिलेट विद ईच अदर। जो हम प्रॉपर्टीज सिलेक्ट करते थे, मान लीजिए कि हमने इस प्लांट को क्लासिफाई किया सेक्सुअल बिहेवियर के बेसिस पे, और देन हमने इसकी जो सेकंड प्लांट था उसकी लेंथ और हाइट के ऊपर मतलब उसके क्लासीफाई कर दिया, तो ये आपस में को रिलेट नहीं कर पाते थे। तो जब को रिलेट नहीं कर पाएंगे तो क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे, क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था, ठीक है। और ये जो था कैन नॉट डिस्क्राइब एवोल्यूशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी के बेसिस पे जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो सिस्टम चल रहा है वो इसी के बेसिस पे, एवोल्यूशनरी विद रिलेशनशिप के बेसिस पे। तो उस टाइम पे जो डिस्क्राइब हुआ था एवोल्यूशन के बेसिस पे नहीं हुआ था, यानी कि उनकी पीढ़ियों की स्टडी नहीं की जाती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए थे। बात कर लेते हैं कुछ और, ये जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे जो बड़ी जो मतलब जिसके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है तो वो सिस्टम है थियोक्रेटस का, जो कि ईयरलीस्ट चला था 300 BC से, और लीनियस का सिस्टम जो चला था 1707 से 1778 तक। तो ये जो दोनों सिस्टम थे ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम थे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के, ठीक है। तो आपको नाम पता होना चाहिए और कब से कब तक चला ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम की, जो कि सेकंड है नेचुरल सिस्टम के बारे में, जो कि चला था 1600 से 1883 AD तक, जिसको इंट्रोड्यूस किया था जैन बॉलिन ने 1623 में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, जैन बॉलिन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1623 में। सो एक्चुअल में इसमें होता क्या था, बात करते हैं इसके बारे में। So, it is a system of classification which take into consideration comparable study of number of characters so as to bring out natural similarity and dissimilarity and enhance natural relationship among the organism, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के हम क्या करते थे, जो आर्टिफिशियल सिस्टम था उसके बेसिस पे उससे ज़्यादा कैरेक्टर की स्टडी हम नेचुरल सिस्टम में करते थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस आर्टिफिशियल सिस्टम में 2 या 4 स्टडी कर रहे हैं तो हम इसमें
कंप्लीट जो है उसके मुकाबले बहुत सारे कैरेक्टर की स्टडी करते थे, उससे ज़्यादा स्टडी करते थे, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। और इससे इसके बेसिस पे क्या होता है, जब हम उसके ज़्यादा कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं तो हमें उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हमकी प्लांट की हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, उसकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे कैरेक्टर के ऊपर उसकी स्टडी की है, ठीक है। और ये जो सिस्टम था, इसमें जो रिलेशनशिप भी बता सकते थे, कुछ नेचुरल रिलेशनशिप बता सकते थे, इवोल्यूशनरी मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशन या फाइलोजेनी नहीं बता सकते थे। तो इसमें सिर्फ नेचुरल रिलेशनशिप को मतलब बता सकते हैं, नेचुरली कैसे रिलेटेड है। जैसे आपको पता है कि मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर इनका नेचुरली रिलेशनशिप होता है, तो इस नेचुरल सिस्टम के अंदर हम उसको क्लासीफाई कर पाए थे, ये इसकी बहुत अच्छी बात थी। तो इसके अंदर हमने क्या क्या देखा, इसमें क्या डिफरेंस है आर्टिफिशियल से। आर्टिफिशियल में बहुत कम कैरेक्टर स्टडी की जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर स्टडी की जाती है, ठीक है। और यही इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। और इसमें एक और बात यह है कि आर्टिफिशियल सिस्टम में हैबिट और हैबिटेट के बेसिस पे स्टडी की जाती थी, बट नेचुरल सिस्टम के अंदर हैबिट और हैबिटेट के ऊपर स्टडी नहीं की जाती थी। और ये जो सिस्टम था, आपको पता है आर्टिफिशियल सिस्टम में थोड़ा सा भी इवोल्यूशन के बारे में बात नहीं होती थी, नेचुरल रिलेशन के बारे में बात नहीं होती थी, बट नेचुरल सिस्टम में अंदर इसके अंदर नेचुरल रिलेशन के बारे में बात हुई थी, यानी कि फाइलोजेनी की भी थोड़ी थोड़ी स्टडी होने लगी थी। ये इसका एक डिफरेंस है। और जो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे वो डिफरेंट ग्रुप में सेपरेट कर दिए जाते थे। अगर मतलब पता है आपको दो कैरेक्टर की स्टडी की, पता चला दोनों कैरेक्टर में से तो अलग ग्रुप में उठा के रख दिया, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब हमने उसकी ज़्यादा कैरेक्टर स्टडी की तो हमें पता चला कि नहीं भाई, ये एक ही मतलब ग्रुप के प्लांट है। तो नेचुरल सिस्टम में क्या हुआ कि हम बहुत सारे प्लांट को एक ही ग्रुप में रखने लगे। तो ये कुछ डिफरेंस थे आर्टिफिशियल और नेचुरल सिस्टम के बारे में। बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। तो जो एडवांटेज है, मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री ऑन प्लेसिंग ऑफ स्पीसीज, तो ये इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज था क्या था कि जब हमने बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में स्टडी की, तो हमें क्या पता चल गया, हम उसे बहुत ही इसका जो स्पीसीज था उसको बहुत अच्छी तरीके से किसी भी कैटेगरी में, किसी भी ग्रुप में उसे बहुत ज़्यादा क्लासीफाई कर सकते थे, ठीक है। और इससे जो हम करते थे, मोर प्रेडिक्टिव वैल्यू आती थी, ठीक है। कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पीसीज, इसमें क्या होता था, बहुत सारी स्पीसीज मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती थी स्पीसीज के बारे में बहुत सारा हम इकट्ठा करते थे। क्यों इकट्ठा करते थे? क्योंकि हम बहुत सारे कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, तो अब इसलिए बात है हमें बहुत सारे कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, ठीक है। और ये कुछ उसके एडवांटेज थे नेचुरल सिस्टम के, ठीक है। बहुत ही बेसिक एडवांटेज थे। क्या थे कि मतलब जो बहुत उसको स्पीसीज की बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता, बहुत अच्छे ग्रुपों से क्लासीफाई किया जाता। मोर प्रेडिक्टिव वैल्यू, जो हम फ्यूचर में उसकी जो स्टडी करते थे उसकी परफेक्ट स्टडी इसमें होने लगी थी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी हमें बहुत ज़्यादा मिलती थी किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में। बट इसके भी कुछ डिसएडवांटेज थे। तो वो थे क्या कि जब आपको पता है कि बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर अगर हम स्टडी करने लगे और उसमें नेचुरल सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को ढूंढने लगे, तो क्या हुआ कि ये जो सिस्टम हो गया कॉम्प्लेक्स हो गया आर्टिफिशियल सिस्टम से, ठीक है। और इसमें क्या होने लगा, जब पता है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया तो मतलब इसमें जो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा लगने लगा, और इसमें जो हमें इंफॉर्मेशन मिलने लगती है, बट इसमें जो टाइम है बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। और इसमें जो अगर हम इस सिस्टम के अंदर क्या था, देखिए जो पहले वाला सिस्टम था उसमें जो पुअरली नोन मतलब जिसके बारे में हम कम जानते हैं उसको भी किसी न किसी ग्रुप में, किसी न किसी टैक्सोन कैटेगरी में उसे रख देते थे। बट इसमें क्या हुआ, जब हम उसकी प्रॉपर स्टडी नहीं कर सकते, जब तक उसकी प्रॉपर स्टडी नहीं हो पाती तो उसे किसी ग्रुप में इजीली रख नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि हमें उसके पूरे स्टडी जो भी कैरेक्टर हमने लिए हैं उन सबकी स्टडी करनी पड़ती थी, देन उसके बाद हम उसको किसी ग्रुप में रख सकते थे। ये उसके डिसएडवांटेज थे। क्यों? और कैन नॉट बी फोकस स्पेसिफिकली ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जो इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी उस पर डायरेक्ट फोकस नहीं कर सकते थे। बाकी उसमें हम क्या करते थे, जो सभी प्रॉपर्टीज होती थी, जो उसकी मेन प्रॉपर्टीज से एक्चुअली समझ सकते हैं, जो उसकी मेन प्रॉपर्टीज के अलावा हम सभी प्रॉपर्टीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। उसकी मेन प्रॉपर्टीज का क्या था कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम था उसमें सिर्फ हम मेन प्रॉपर्टीज के ऊपर ही फोकस कर रहे थे, बट इसके अंदर समझ लीजिए जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग हो जाती हैं, अलग अलग पूरी मतलब प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब बात करते हैं कुछ सिस्टम के बारे में। तो इसमें जो सिस्टम जो आता है, जो वाइडली एक्सेप्टेड है, यानी कि जो अभी तक माना गया है, जिसके बारे में अभी तक पूछा जाता है, तो वो है बेंथम और हुकर का। बेंथम ने 1808 से 1884 तक का सिस्टम दिया था, और हुकर ने 1870 से 1911 तक का। इसके अलावा एंडरसन ने दिया था, एंडरसन ने 1787 से 1806,
और ये जो नेचुरल सिस्टम था इंट्रोड्यूस किया था बेंथम एंड हुकर ने ही, ठीक है। तो ये थे कुछ नाम। एडेंसन का भी सिस्टम पता होना चाहिए, इसमें लिखा नहीं, बट 1727 से 1806 तक उनका भी सिस्टम रहा था, वाइडली एक्सेप्टेड रहा था, मतलब उसके बारे में स्टडी की गई थी, उसमें ज़्यादा एक्सेप्टेड रहा था, उसके बारे में जो उसके क्लासिफिकेशन था उसको एक्सेप्ट किया गया था। वाइडली एक्सेप्टेड का मीन्स क्या है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या है, बात करते हैं इसके बारे में। तो जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है इसमें क्या है, ये जो सिस्टम 1883 से अभी प्रेजेंट टाइम तक चल रहा है, ठीक है। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम से आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ पाएंगे फाइलोजेनेटिक का मीन्स क्या है, कि इसमें जो होगा हम उसके इवोल्यूशन की स्टडी करेंगे। फाइलोजेनेटिक का मीन्स है आप समझ लें इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, इवोल्यूशन की स्टडी की जाएगी। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म is called phylogenetic relationship of classification. It is based on the evolutionary concept and phylogenetic, ठीक है। ये किस पे बेस्ड था, evolutionary concept और phylogenetic। evolutionary concept का मीन्स क्या है, देखिए अभी मैं आपसे बताऊं, देखिए आप क्या थे, इवोल्यूशन रिलेशन आप सिंपल समझ सकते थे। आप इवोल्यूशन कैसे हो रहा, क्या आप क्या अपने फादर से अलग है, हाँ, क्यों, आप में कुछ अलग कैरेक्टर आए होंगे, ठीक है। आपके दादा, आपके जो मतलब आपके दादा थे, आपके फादर थे, उसमें कुछ ना कुछ इवोल्यूशन हुआ होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस आया होगा। तो ये जो डिफरेंस थे, इन्हीं डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सो आपको इवोल्यूशन समझ में आया होगा। इवोल्यूशन क्या है, बहुत ही सिंपल सा टर्म है, जो मतलब बर्थ टू जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, साइक्लिक चेंजेस सॉरी, जो मतलब ऑफ स्प्रिंग में चेंजेस आते जाते, जब एक से दूसरा एडल्ट बनता है तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस को हम क्या कहते थे, इवोल्यूशन कहते थे, ठीक है। जैसे आपके दादा होंगे तो फिर दादा से कुछ चेंज होकर आपके फादर में कुछ चेंजेस आए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपके दादा जैसे थे सेम वैसे ही आपके फादर हो गए, या फिर ऐसा तो नहीं कि जैसे आपके फादर है सेम आप वैसे ही हो गए। तो इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अब इस प्लांट में बात करें, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट आपने उगाया, ठीक है, एक ही तरह के प्लांट आपने, मतलब एक बड़ा सा पेड़ था, उसमें आप मान लीजिए मैंगो ट्री था, उसमें दो आपने सीड लिए और दोनों सीड को आपने उगाया, ठीक है। तो क्या हुआ, एक सीड बहुत बड़ा, एक सीड मतलब जो प्लांट था बहुत बड़ा हो गया, एक प्लांट बहुत बड़ा हो गया, एक छोटा रह गया। तो ये क्या हो गया, ये क्या वैसे हो गया, दोनों तो एक ही स्पीसीज मतलब एक ही प्लांट से लिए गए थे, तो ऐसा क्यों हो गया। इसमें क्या होता है, इवोल्यूशन हो जाती है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं, इसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इसके बेसिस पे ही हमने क्लासिफिकेशन किया था फाइलोजेनेटिक सिस्टम में, ठीक है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम में। और फाइलोजेनेटिक का सिस्टम क्या था, यूनिक नेम फॉर ईच स्पीसीज हेल्प टू एलिमिनेट कंफ्यूजन। इसमें क्या होता था, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसको एक यूनिक नाम दिया जाता था, जिससे क्या होता था, उनके बीच का कंफ्यूजन बिल्कुल हट जाता था। मैक्सिमम प्रेडिक्टिव वैल्यू इन डिटेल साइंटिफिक स्टडी और प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीसीज। ये जो स्टडी थी इसके अंदर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में कहूँ तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसकी निकाल लेते हैं, मैक्स टू मैक्स इन्फॉर्मेशन हम उस स्पीसीज के बारे में पता कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हम परफेक्ट हम बता पाते हैं, ठीक है, मोर प्रेडिक्टिव वैल्यू है, हम सही ठीक उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम सटीकली डिस्क्राइब कर सकते हैं इस फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंदर। तो इसमें क्या होता है ना, डिटेल में स्टडी की जाती थी, साइंटिफिक स्टडी, उसके बेसिस पर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, तो हम उसे क्लासीफाई कर देते थे। ये सिंपल से इसका एडवांटेज थे। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। तो डिसएडवांटेज में बहुत ही सिंपल है, आपको पता है कि अब इसमें फाइलोजेनेटिक सिस्टम आ गया, यानी कि उनके पुरखों के बारे में भी स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है अदर सिस्टम से, ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और इसमें क्या होता है, लॉन्ग टाइम चाहिए रहता है, नीड लॉन्ग टाइम रिसर्च। रिसर्च की बात क्यों आ गई, रिसर्च से मतलब ये हो गया कि आपको इसके जो इवोल्यूशन है उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। इवोल्यूशन से ये भी कह सकते हो कि इसके ओरिजिन के बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन फिजिकल अपीयरेंस नेग्लेक्टेड, सो फिजिकली सेम स्पीसीज कैन बी डिफरेंट ग्रुप। अब सबसे एडवांटेज बोले डिसएडवांटेज बोले, इसको आप समझ सकते हैं। देखिए फिजिकली अपीयरेंस नेग्लेक्टेड, सो फिजिकली सेम स्पीसीज, मतलब जो फिजिकली सेम थे, और फिजिकली सेम बोलो तो जैसे कैट एंड लॉयन, ठीक है, इनको क्या डिफरेंट सेम स्पीसीज होने के बावजूद इनको डिफरेंट ग्रुप में रखा गया है। क्यों, स्पीसीज वैसे सेम तो नहीं, स्पीसीज भी सेम नहीं बोल सकते, बट ये फिजिकली सेम है, ठीक है। तो इनकी जो स्पीसीज को उसको अलग अलग डिफरेंट ग्रुप में रखा जाता है। ये इसके कारण क्या होता था, फिजिकल अपीयरेंस में, इसमें जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम था उसमें फिजिकल अपीयरेंस को ध्यान में नहीं रखा जाता था, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस को नेग्लेक्ट कर दिया जाता था। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो सकता था कि अलग स्पीसीज भी दिखने में सेम हो सकती है, बट वो फाइलोजेनेटिकली या उनका ओरिजिन कहीं और से हुआ, या उसमें कुछ अलग जो उसके मॉर्फोलॉजिकल, क्यों मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो हटे नहीं, बस इसमें एडिशनल क्या आ गया कि इसमें उसमें हम स्टडी करने लगे इसके फाइलोजेनेटिक यानी इवोल्यूशन रिलेशनशिप के बारे में, ठीक। तो ये इसका कुछ डिसएडवांटेज थे।
बहुत ही सिंपल डिसएडवांटेज थे क्या था कि कॉम्प्लेक्स होता है सिस्टम, देन सबसे इजी होता है आर्टिफिशियल, देन उससे कॉम्प्लेक्स होता है नेचुरल, और सबसे कॉम्प्लेक्स होता है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक और नेचुरल में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है क्यों, और इसमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है फाइलोजेनेटिक सिस्टम में। सो ये जो सिस्टम थे बहुत सिंपल थे। अब जो सिस्टम फाइलोजेनेटिक में क्लासिफिकेशन में यूज़ किया गया वो है हर्ट्ज सिसन का, ठीक है, और तख्ताजन का, ठीक है, तख्ताजन का लिया गया था सिस्टम, और ये सिस्टम चला था 1884 से 1972। ये जो क्लासिफिकेशन किया था फाइलोजेनिक क्लास में, इसको एक्सेप्ट किया गया था, और 1880 में तख्ताजन के जो सिस्टम था उसको एक्सेप्ट किया गया था, मतलब क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया था उन्होंने, जिस भी ऑर्गन्स को क्लासीफाई किया गया था, ठीक है। तो ये क्या किया इन्होंने, सिंपल से उस टाइम पे इन्होंने क्लासीफाई किया और उसको टैक्सोनॉमी के अंदर एक्सेप्ट कर लिया, टैक्सोनॉमी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये थे कुछ सिस्टम जो कि फाइलोजेनी में आए थे। इसके अलावा एपीजी का मीन्स होता है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप सिस्टम। एंजियोस्पर्म का मीन्स होता है जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं, ठीक है, उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। और सीड प्रोड्यूसिंग भी होते हैं, फ्लावरिंग भी होते हैं, दोनों होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये उसमें इसके बेसिस पे कर रहे थे हम लोग क्लासिफिकेशन, उसमें एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप के सिस्टम के बेसिस पे, एंजियोस्पर्म के बेसिस पे उसे क्लासिफिकेशन कर रहे थे। एंजियोस्पर्म आप आगे भी पढ़ेंगे जब आप फाइलम के बारे में पढ़ेंगे, और ये सिस्टम मिला था 1998 में। सो आई होप कि जो आपको तीनों सिस्टम थे, आर्टिफिशियल हो गया, नेचुरल हो गया, और जो फाइलोजेनिक सिस्टम हो गया, इसमें आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है। एक्चुअल में आज हमने किसी टॉपिक के बारे में ना स्टडी करके हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया, और अलग अलग क्लासिफिकेशन को देखा कि कैसे इसमें अपडेट आया, पहले आर्टिफिशियल, फिर नेचुरल, फिर फाइलोजेनिक। सो आई होप कि ये जो तीनों सिस्टम थे क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, थैंक यू सो मच।